हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, जो भी हैं व्यूअर्स इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स या व्यूअर्स कोई भी जो भी देख रहा हूँ सबके लिए होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड बैचलर प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर निकल गया है। उसके लिए मैं आपका यहाँ आई हूँ दोबारा से। देखो, बैचलर प्रोग्राम में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट में जो किया था वो क्या था, जनरल प्रॉपर्टीज़ हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे थे, है ना। रिएक्टिविटी और ट्रांजिशन मेटल की एलॉयज फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है ये पढ़ा था। मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये पढ़ लिया था। आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या रिड्यूसिंग नेचर आप कह सकते हो, वो पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर या रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी आप लोग लिखना चाहो। रिड्यूसिंग नेचर तो एक्चुअली नो डाउट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल, बट थोड़े कम। अभी पता लग जाएगा कैसे। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, रिडक्शन पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना पूरी, उसमें कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, आई थिंक ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बट इनकेस अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। देखो, ई नॉट की वैल्यू जो आप स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हो, दैट यू टेक एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही लेते हो ना, क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पहली चीज़। और ये अगर ई नॉट आपकी पॉजिटिव होगी तो एलिमेंट क्या करेगा, रिडक्शन प्रेफर करेगा, और अगर नेगेटिव होगी तो ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा, ठीक है। ई नॉट नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा, पॉजिटिव मतलब रिडक्शन। और अगर दो वैल्यूज दोनों पॉजिटिव हैं तो मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, ये बेसिक है वैसे तो, रिडॉक्स रिएक्शन का +1 क्लास में आपका ये चैप्टर होता है, बट स्टिल मुझे बता देना चाहिए एक बारी। मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर इजली द रिडक्शन विल अकर, ठीक है। मतलब अगर कोई दो एलिमेंट्स को हम कंपैरिजन कर रहे हों जिनकी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें कैसे पता लगेगा दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो रिड्यूस होगा, दूसरे वाला उसके कंपैरिजन में कम हो गया वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इसीलिए मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर इजली द रिडक्शन विल अकर, ठीक है। और अगर नेगेटिव दी हुई है तब तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात यह है कि आपको अगर ध्यान होगा, याद है क्वेश्चन आता था कि कोई भी एक सॉल्यूशन दिया होता था, उसको कह दिया जाता था इस तरह की आपकी निकल की बॉटल है, उसमें हम स्टोर करेंगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा। वहाँ आप ई नॉट कैलकुलेट करते थे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया होता था, तो आप पहले क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। सपोज ये तो देखो लिख रखा है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर क्वेश्चन में दिया हो जिंक हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस मच, जो भी वैल्यू दी है 0.76, ठीक है, वोल्ट सपोज करो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। आपको जब भी कंपेयर करना है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये ध्यान रखो सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट करो। कैसा मर्जी क्वेश्चन है, कैसा मर्जी मतलब कैसा मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी आपकी रिडक्शन स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है उस पर बेस्ड है। आपको अगर कंपेयर करना होगा, जितनी भी वैल्यूज दी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, हो सकता है कई बार पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए आपका चेंज करने के बाद, और कभी कभार ऐसा हो सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव में, बट एटलीस्ट फाइनली कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये चेक करना है कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि नहीं दिया है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया तो उसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद दो अगर एलिमेंट्स का कंपैरिजन है तो क्या करना है, फिर चेक करना है दोनों में से किसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, वो इजली रिडक्शन करेगा, दूसरे वाला ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर दूसरा केस आ जाए, दो नेगेटिव वैल्यूज हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही कंपैरिजन करोगे, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी है वहाँ रिडक्शन होगी, और जहाँ आपकी वैल्यू कह सकते हो कि कम है वहाँ आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। उस हिसाब से आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है कहाँ, यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। तो रिडक्शन पोटेंशियल इनका, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कैल्शियम का है आपका -2.87 के आसपास, ठीक है, वोल्ट। इन जो ये आपकी ये सीरीज है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, वो 1 पॉइंट से लेके 0.76 इस तरह की वैल्यूज में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब हैं तो सबकी नेगेटिव वैल्यूज ही, तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे, सपोज मैं जिंक का लिख लेती हूँ -0.76, ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी कहोगे कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा या जल्दबाजी में कई बार बच्चा नहीं पता लगा सकता, वीडियो पॉज करो, एक बार ही सोचो विच वन आउट ऑफ दीज विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद क्या होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करेगा, इटसेल्फ विल ऑक्सीडाइज। ऑब्वियसली हमें पता है मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं, नॉन मेटल रिडक्शन प्रेफर करते हैं, है ना, ये आप बेसिक्स में पढ़ चुके हो। ट्रांजिशन मेटल्स सारे मेटल्स ही हैं तो क्या प्रेफर करेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से, देन दे आर नॉट एज दैट मच गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इन दोनों में से ये आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, क्यों माना जाएगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। येस इट इज़ ट्रू कि इन दोनों में से अगर आप कंपैरिजन करोगे, ये आप देख सकते हो ना, दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू दी है। ये आपकी ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू है, ये आपकी कम है। नेगेटिव में आपका एक्चुअली क्या है, देखो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, अगर आप इंटीजर लाइन पे इसको इमेजिन करो, दोनों में से कौन जीरो के पास है, आप ये चेक कर सकते हो ना। ये आपका जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या है, कम है ना। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, हो सकता है इंटीजर लाइन वाली चीज़ या नेगेटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू चीज़। ये मैथ्स का आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको इंटीजर लाइन देखनी है, ठीक है, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करना आना चाहिए किसकी वैल्यू बड़ी है। देखो सिंपल 0.34 या 0.78 में अगर कंपेयर करना होता, आप इसको कहते हैं ये वैल्यू बड़ी है ना। इन दोनों में मुझे अगर मैं कहूँ कि आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या कहोगे, ये वैल्यू आपकी बड़ी है, ऑब्वियसली कम नेगेटिव वाली वैल्यू है। तो ये आपकी जो वैल्यू बड़ी है, बड़ी वाली वैल्यू क्या करती है, क्या प्रेफर करती है, रिडक्शन, राइट। ई नॉट की वैल्यू में हम क्या बोलते हैं, दो वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं हम ये बोलते हैं जो ज़्यादा बड़ी वाली आपकी वैल्यू है वो रिडक्शन प्रेफर करेगी और दूसरी वाली ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, दोनों की नेगेटिव वैल्यू थी। अगर पॉइंट्स में नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझ लो, -1 एंड -2, ये वाली वैल्यू आपकी छोटी हुई ना, ये वाली वैल्यू बड़ी हुई। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, सो इट विल प्रेफर, क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, और ये विल प्रेफर ऑक्सीडेशन। तो जो आपका ऑक्सीडेशन प्रेफर कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर आप क्या कहोगे, एस एंड पी ब्लॉक के लिए भी एक्चुअली इम्प्लीकेबल होता है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आपको अगर प्रूव करने को आ जाए हाउ, ठीक है, ये देखो मैंने राइटिंग सुंदर नहीं लिखी है बट मैं समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट, तो आप ध्यान अपना कॉन्सेप्ट की तरफ रखना, राइटिंग पे मत रखना, ठीक है। ओके, एलिमेंट्स आर बेटर, क्योंकि जब भी मैं फ्लो में लिखती हूँ तो राइटिंग थोड़ी ऑब्वियसली जल्दबाजी में आई जाती है ऐसी। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर हम आपको अगर स्टेटमेंट सपोज करो ऐसी आती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एज दैट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। क्या लिखेंगे हम, ट्रांजिशन मेटल्स are not as good reducing agents as that of S and P block elements। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं हैं जितने कि S एंड P ब्लॉक वाले। ये आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर मैंने वैल्यू से, बट एग्जाम में अगर आया तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका रिवर्स होता है रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड देन कंपैरिजन, तो ये आप तब क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इनकी ये इस तरह से कम क्यों होती है। ठीक है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए तीन चीज़ें हैं, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में ये तीनों चीज़ किस तरह से वेरी करती हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, ओके, बार बार सेटअप हिल जा रहा है, मैं एक्साइटेड होकर पढ़ा देती हूँ और ये सेटअप हिल जाता है। नाउ इट इज स्टेबल, ओके। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब नाम से पता लग रहा होगा एटम्स में कन्वर्ट करना है। एंथैल्पी मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, फाइन। और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइज करने के लिए। तो ये दोनों क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, फाइन। तीसरी एनर्जी जो आपकी है वो है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड, पहली बात ये एनर्जी इवॉल्व। तो हम क्या कहते हैं नॉर्मली, ओवरऑल पूरी रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होती है रिएक्शन को कंप्लीट करने में, रिएक्शन होने में, यही बोलते हैं ना। इसके केस में ना, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी है ज़्यादा, हाई है, लेकिन इनकी वैल्यू हाई मतलब फेवरेबल कंडीशन है, कहने का मतलब है ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो ये तो फेवरेबल कंडीशन हो गया कि हाँ ठीक है एनर्जी रिलीज ज़्यादा, इट्स गुड। बट ये हमें लो चाहिए थी, अगर ये लो होती या इनका कंबाइंड सम जो है वो कम होता
तो आसानी से ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना नहीं आता, दूसरे की तरह एस ब्लॉक की तरह आता, बेटर आप कह सकते हैं कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते फिर वो, बट ऐसा है नहीं। तो इसलिए कहा गया, अगर रीजन पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स डोंट बिहेव एज मच गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एज दैट ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल से भी पता लग गया और यहाँ से भी पता लग गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, दो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कहने का मतलब है कि उनकी हाई वैल्यू है हाइड्रेशन एनर्जी की, एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है, फिर भी ट्रांजिशन मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों, वो रीज़न आपको पता लग गया। ये दोनों जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका सम भी ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड ओवरऑल ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू एनर्जी रिलीज। इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल आपका उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इस तरह से कम आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक आपका एक एग्जांपल आपका, चलो जिंक का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ओवरऑल आपको रिड्यूसिंग नेचर एंड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है, या जो आप कह सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट को लेके इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगली प्रॉपर्टी अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई है पूरी कंप्लीट, राइट। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, हमने एक बार एलॉय किया था ना, अब हम करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे आपने थोड़ा पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मैं अभी दे देती हूँ। ओके, एक चीज़ और आपकी देखो, रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग नेचर वाली प्रॉपर्टी में जिंक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक का लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों होता है जबकि उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। मैंने क्या कहा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज है। तो हमारे ये देखो दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज हो रही है, अच्छी बात है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होनी चाहिए। लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, कम एनर्जी देनी पड़ी है, ये भी फेवरेबल कंडीशन है, बट फिर भी इसका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ओवरऑल ये इन दोनों फेवरेबल फैक्टर्स को क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है, तो क्या है इसका रीज़न क्या है, 4s2 3d10 आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना, जिंक को आयनाइज करवा पाना उतना ही मुश्किल होगा, तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, दैट्स वाई हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों है। फाइन, अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की कि कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। आपने +2 के चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रखा है। उसमें क्या होता था, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देती हूँ, ये याद है, कुछ इस तरह से याद आ रहा हो सबको। ठीक है, अगर किसी को कुछ ऐसा याद आ रहा हो, ये क्या होते थे, बाहर वाले लीगेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, सेंट्रल मेटल एटम जो कि यूजुअली ट्रांजिशन मेटल होता था, प्लेटिनम PtCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके एलिमेंट से PtCl4 हो गया, कॉपर वाला हो गया, बॉक्स के बाहर आपका कुछ ना कुछ चार्ज होता था, याद है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब एक्चुअली मैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा सकती, बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी एक अलग से ब्रांच है। फाइन, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता था, उसके बाहर आपका कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता था, दोनों में से कोई भी हो सकता था। तो जो सेंट्रल मेटल एटम था, आपको अगर ध्यान हो, मैक्सिमम केसेस में वहाँ पे क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स थे। तो ये आपकी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल में क्यों है इतनी, क्या रीज़न है कि ये इजिली कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं, उसका रीजंस क्या है इसके। पहला, स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड आयंस। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उसके जो एटम्स हैं उनका स्मॉल साइज या फिर उनके आयंस का स्मॉल साइज, जितना साइज छोटा होगा ऑब्वियसली बात है वो उतना इजिली कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। ठीक है, दूसरा, हाई न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को तभी वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा। तीसरा, ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है, लिगेंड्स डोनेट कर रहा है ट्रांजिशन मेटल एटम को, तो कोई जगह होनी चाहिए ना जहाँ वो एक्सेप्ट भी कर सके। तो क्या बोलेंगे हम, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
वेकेंट d ऑर्बिटल्स, दे कैन इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स अगर किसी को नहीं ध्यान है तो एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह की जो, वैसे ज़्यादा तो जरूरत नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लिगेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन मेटल एटम, वो इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और इजिली कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। अब ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक एटम डोनेट करता है, ठीक है, और शेयरिंग दोनों की होती है। डोनेट करने वाला एटम एक ही है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, शेयर दोनों आपके एटम्स करेंगे। जैसे शेयरिंग यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर और कॉपर दोनों की होगी, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, जिसके ऊपर की लोन पेयर था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा? वन एटम विल डोनेट एंड बोथ विल शेयर। इसी के बेसिस पे या इसी के नाम पे कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि किस तरह का बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है। शेयरिंग तो हो ही रही है ना, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं आपके एलिमेंट्स एंड शेयरिंग में जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के कारण नाम पड़ गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये बनाते हैं। अब बात आती है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसा, कब ज़्यादा स्टेबल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। यानी स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो क्या कह सकते हैं? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, अगर आपको कंपैरिजन करना, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा एक अलग से इसका चैप्टर है, बट हाँ शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल के रिगार्डिंग समझा देना चाह रही हूँ। इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल है ये खाली, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ओनली, ओवरऑल इन जनरल मत अप्लाई कर देना, बहुत जगह कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब बात आती है अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कर रहे हैं तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग साइज के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो CO+2 एंड CO+3, इन दोनों को एक जैसा कॉम्प्लेक्स जब बनाना होगा ना, इन दोनों में से स्टेबल ये ज्यादा होगा, CO+3, इट विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि सेम एटम अगर सेम एलिमेंट, यानी कि अगर दो तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमेशा याद रखना Fe+2+3, तो +3 वाला आपका ज़्यादा इन जनरल स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया एक स्टेबिलिटी। जनरल आपने पढ़ लिया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया? इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सपोज करो दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स लिए मैंने, CO+2 Fe+2, दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, उस केस में क्या होगा? इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग साइज, ठीक है। मतलब दोनों में से जिसका साइज छोटा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक। अब ये जितने फैक्टर्स है ना, ये 2-3, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा फिर हम कुछ इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल पूछ लिया जाए, मैंने आपको अभी कहा Iron+2 कोबाल्ट+2, तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए किसका साइज छोटा है, किसका साइज छोटा है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं अभी सारी पूरी थ्योरी सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे। इसको अप्लाई करने के लिए हम बाद में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक। ये हो गई हमारी एक और प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट अब हमारी प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, सॉलिड स्टेट में इंटरस्टिशियस वर्ड पढ़ा था। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बारी। ओके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इंटरस्टिसेस। कहाँ पढ़ा होगा? सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। जो होल्स होते हैं ना, होल्स या वर्ड्स, है ना, इंटरस्टिसेस उन्हीं को आप कहते हैं। उनमें अगर कोई आपके एटम्स चले जाते हैं, एटम्स जाके स्टोर हो जाते हैं, तो आपके बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स के केसेस में उनके लैटिस में छोटे छोटे एलिमेंट्स बीच में चले जाते हैं। वो भी कौन से? छोटे छोटे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जैसे कि एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, ठीक है, और कार्बन। बेसिकली ये ज़्यादा, ये छोटे एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादा आपके क्या करते हैं? दे गेट ट्रैप्ड इन द वॉइड्स, या उसके लिए होल्स बोलते हो, या इंटरस्टिसेस। क्या होते हैं ये? वैकेंट स्पेसेस
इन द लैटिस। मैंने सब लिख दिया है, आई होप क्लियर हो जाएगा अब। तो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं मेनली वही हैं, छोटे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, स्मॉल साइज्ड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है। स्मॉल साइज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह के वो ट्रैप हो जाते हैं वेकेंट स्पेसेस में, होल्स में, किसमें, ऑफ द, दे गेट ट्रैप्ड इन द वॉइड्स ऑफ द लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आपको पता है ना, ट्रांजिशन मेटल्स भी अलग अलग टाइप के लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ZnS है जिंक का, ठीक है, कैडमियम का अलग। तो इस तरह से सबके अपने अपने लैटिस साइट्स हैं। हमें लैटिस में नहीं जाना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह का नहीं, बट उनमें वेकेंट स्पेसेस होते हैं। उन वेकेंट स्पेसेस में ये ट्रैप हो जाते हैं, छोटे एलिमेंट्स जो हैं उसमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं ड्यू टू दीज स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स, सॉरी यार ये बार बार सेटअप हिल जाता है, लिखते लिखते हाथ लग जाता है ना। ट्रांजिशन मेटल्स कह सकते हैं हम शॉर्ट में, अगर मैं कहूँ ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड। उनकी हार्डनेस का रीज़न क्या है, ये जो छोटे एलिमेंट्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब इसकी वजह से देखो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जो आपकी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, डेंसिटी या इस तरह की, वो चेंज हो जाएंगी, वो सबकी वैरी करेंगी, अलग अलग आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे। बट ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाली जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो स्टील है, स्टील, कास्ट आयरन, ठीक है, ये आपको पता है इनकी यूजेस ज़्यादा हैं, है ना। ये आपकी जो आप कह सकते हो कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने छोटे एलिमेंट्स को वॉइड्स में डाल के क्या किया है, एक तरह से बेटर कंपाउंड या बेटर हम कह सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे स्टील और कास्ट आयरन है, इसको बनाने के, इसको बेटर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक तरह से उनके वॉइड्स में छोटे छोटे एलिमेंट्स ट्रैप करवा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स नाम तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंटरस्टिशियस में आपके छोटे एलिमेंट्स थे वो ट्रैप हो रहे हैं, तो कंपाउंड्स उस हिसाब से बन रहे हैं उस वेकेंट स्पेसेस में एटम्स जाने के कारण, इसलिए नाम बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। उनकी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है कि बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हार्डनेस को लेके मेनली कहना चाहिए कि हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, एंड इसकी वजह से आपका जो स्टील और कास्ट आयरन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत जगह इसके यूजेस हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक। तो एक चीज़ और बस ये याद रखना, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, ये ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे, जैसे डेंसिटी वगैरह हो गई और इस तरह की आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी। अब जैसे स्टील और कास्ट आयरन है, इसमें कौन सा छोटा एलिमेंट है, कार्बन, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एक और प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जो कि ट्रांजिशन मेटल शो करता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब आपकी प्रॉपर्टीज़ रही छोटी मोटी सी, थोड़ी सी एक बड़ी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, और मैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो जो भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ रही हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जितना है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी पढ़ते जाना, क्योंकि लास्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे देन आपको पता लगेगा आपने कितना अच्छे से पढ़ा, कितना आपको चीज़ें क्या कहते हैं रिटेन हो पाई हैं, कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। फाइन, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्चुअल्स एज वेल एज MCQs। होपफुली आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिलहाल अभी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सो आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। अगले लेक्चर में ज़रूर आना फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, सो दैट आपकी अगली जो कंटिन्यूटी में वीडियोस आ रही है वो मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। सो इसी वजह से मैं बार बार कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, एंड प्लीज़ यार लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। बहुत मेहनत करते हैं जो लोग भी वीडियोस बनाते हैं, एंड एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा किसी को, जो वीडियोस बना रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। सो दैट्स वाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो हमेशा, एंजॉय करो लाइफ, एंड अपनी ड्यूटीज साथ में करते रहो। अगेन, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर।